मेरा नाम सुमन है। मैं अस्पताल की मीटिंग एरिया में अपने पति के साथ बैठी थी और बेहद परेशान थी। मेरा पति मुझे घूर घूर के देख रहा था। मैं उसे एक नज़र डालकर फ़ौरन हटा लिया। मुझे वहाँ पर बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। जब से मैंने यह सुना था कि अस्पताल में एक मेल डॉक्टर एक जेंट्स इलाज करता है, मैं कैसे किसी मर्द से इलाज करवा सकती थी। मैं उस उलझन में शिकार थी। कैसे कैसे सवाल करेगा, क्या कहेगा, क्या मैं जवाब दे पाऊँगी। मैं अपने पति से कहा भी था कि वह मेरा इलाज किसी लेडी डॉक्टर से करवा दे, लेकिन मैं तो बहुत परेशान थी। मैं अपनी इसी उलझन में उलझी हुई थी क्योंकि मेरा पति मेरी बात नहीं मानता। तभी एक नर्स वेटिंग रूम में आती है और कहती है, सुरेश किसका नाम है, कौन है। मेरा पति कहने लगा कि यह मेरी बीवी है और मेरा नाम सुरेश है। मैंने सुरेश का हाथ कस के पकड़ लिया। सुरेश ने मुझे समझाया कि तुम डॉक्टर के चेंबर में जाओ। मैंने सोचा कि सुरेश भी मेरे साथ चलेगा, लेकिन सुरेश बोला कि डॉक्टर के चेंबर में केवल मरीज ही जाएगा, उसके साथ और कोई नहीं जाएगा। मैं बहुत डर गई थी। मैं डॉक्टर के पास गई और मेरे साथ नर्स भी गई। डॉक्टर ने इशारा किया कि एक चेयर पर बैठ जाओ। मैं वहाँ पर बैठ गई। वहाँ से नर्स जाने लगी। तब डॉक्टर ने बोला कि दरवाज़ा को लॉक करके जाना। इतना सुनने के बाद मैं डर गई और डरने लगी और डॉक्टर से कहा कि दरवाज़ा लॉक क्यों करा रहे हो। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी शादी कितने साल हो गई है। मैंने बताया कि 4 साल हो गया है। डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारा पहले से भी प्रेगनेंसी हुआ था, पहले से भी बच्चा था। मैंने डॉक्टर से झूठ बोला। मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती अबॉर्ट कराया गया था। मैंने डॉक्टर को बताया मुझे प्रेगनेंसी हुई थी, लेकिन अपने आप ख़राब हो गई। उसके बाद डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या अपने हस्बैंड के साथ रहने में आपको दिलचस्पी होती है, खुशी होती है। मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। मैं नज़र झुका के उस चेयर पर बैठी रह गई। तब डॉक्टर ने मुझे बोला कि वहाँ पर बेड पे आप लेट जाओ, और मैं वहाँ पे बेड से लेटने के बजाय मैंने डॉक्टर से सवाल किया कि मैं आपसे इलाज नहीं कराऊंगी, मैं मेल डॉक्टर से इलाज कैसे कराऊंगी। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको पहले से नहीं पता था कि यहाँ पे मेल डॉक्टर ही इलाज करता है। मैं नज़रें झुका के बैठी रही और डॉक्टर का कोई जवाब नहीं दिया। तभी डॉक्टर ने टेबल पे रखा घंटी बजाया और नर्स अंदर आ गई। डॉक्टर ने बोला इनके हस्बैंड को बुलाओ। नर्स मेरे हस्बैंड को बुलाई। सुरेश अंदर आया और डॉक्टर ने बोला क्या अपनी पत्नी को आपने नहीं बताया था कि यहाँ पे एक मेल डॉक्टर ही इलाज करता है और यहाँ पे जो भी इलाज होता है मेल डॉक्टर ही करता है। आप अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाइए और इन्हें समझाइए, और जब ये तैयार हो जाए तब इनको फिर से इलाज कराने के लिए ले आइएगा। सुरेश मुझे गुस्से की निगाहों से देख रहा था, लेकिन मैं डर के मारे नज़र झुकाए हुए खड़ी थी। मैं सुरेश के साथ बाहर आई। सुरेश ड्राइविंग करते हुए पूरे रास्ते मुझे कोसता रहा कि मुझे इस साल किसी भी हाल में बच्चा चाहिए। तुम्हें पता नहीं कि मुझे बच्चे की कितनी ज़रूरत है। अपने ख़ानदान को चलाने के लिए मुझे एक बेटे की ज़रूरत है। अगर तुम नहीं दोगी तो इस साल मुझे बेटा नहीं दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं दूसरी शादी कर लूँगा। इतना सुनने के बाद मैंने सुरेश को बोला कि मैं जब शादी करके आई थी तो मैं प्रेग्नेंट हुई थी। तुमने ज़बरदस्ती मेरा एबॉर्शन क्यों करवाया। तुमने मेरे पर इतना जुल्म किया कि मेरा बच्चा ख़राब हो गया। इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन सुरेश मेरी एक बात नहीं सुनता। वह बार बार मुझसे यही कहता रहा और यही बोलता रहा कि तुम इस डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करा लेती। यह डॉक्टर का रिकॉर्ड है कि जो भी यहाँ पर इलाज कराता है उसकी प्रेगनेंसी ज़रूर हो जाती है, कभी भी फेल इसका इलाज नहीं होता। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ इलाज कराया लेकिन फिर भी तुम्हें प्रेगनेंसी नहीं हुई। पूरे रास्ते सुरेश मुझे गुस्सा करता रहा और सुरेश ऐसे ही जुनूनी था। वह जुनून में आता था तो कुछ भी कर जाता था। उसके दिमागी हालत मुझे समझ नहीं आते थे कि कब खुश होता है और कब नाराज़ हो जाता है, कब उसे मेरी बात अच्छी लगती है और कौन सी बात उसको मेरी बुरी लग जाए, मुझे समझ में नहीं आता था। कभी कभी बड़ी बात भी सुरेश को खुशी दे जाती थी और कभी कभी छोटी से छोटी बात पे भी सुरेश नाराज़ हो जाता था। मुझे सुरेश की हरकतें शादी करके आई थी तभी से कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं एक बहुत छोटे से और गरीब परिवार की लड़की थी। मैं अपने परिवार की इकलौती लड़की थी, लेकिन मैं इतनी गरीब घर से थी कि इकलौती क्या होता है मुझे कुछ पता नहीं था। मेरे पापा बचपन में ही गुजर चुके थे।
और मेरी माँ दूसरों के घर जाकर काम करके मेरा पालन पोषण करती थी। मेरी माँ मुझे बहुत पढ़ाना चाहती थी, लिखाना चाहती थी और मुझे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती थी, लेकिन मैं बदनसीब, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था और मैं पढ़ाई नहीं करती थी। जब माँ काम पे चली जाती थी तो मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने चली जाती थी। जब मैं किसी भी तरह 5वीं पास की तो माँ को भी यह एहसास हो गया कि मैं अब नहीं पढ़ूंगी। माँ मुझे बहुत समझाया कि पढ़ लिख लोगी तो अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी, लेकिन मुझे उस समय ज़िंदगी क्या होती है इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता और मैं पढ़ाई नहीं की। मैं पढ़ाई वहीं पर छोड़ दिया। मम्मी को भी पता हो गया कि यह पढ़ाई नहीं करेगी, इसके ऊपर पैसा फेंकना बेकार है। जैसे तैसे मेरी उम्र 20 साल की हो गई। मेरी माँ की एक फ्रेंड थी जो कि शहर में रहती थी। जब वह गाँव आए तो उन्होंने मुझे देखा और मेरे खूबसूरती पर मर मिट गई और अपने बेटे सुरेश के लिए मेरा हाथ मांग ली। मेरी माँ ने बोला कि मुझे देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें दहेज नहीं चाहिए था। उन्हें केवल एक खूबसूरत और अच्छी लड़की चाहिए थी जो कि उनकी नज़र मेरे में ही थी और मेरे में ही ढूंढी। जब उन्होंने अपने बेटे के लिए मुझे चुना और मैं शादी करके सुरेश के पास गई तो शादी के पहले ही दिन से ही मुझे सुरेश की रवैया अच्छा नहीं लगता था। सुरेश कब क्या करता, उसके दिमाग में क्या चलता, मुझे कुछ समझ नहीं आता। जब मैं शादी करके कुछ दिन शादी के हो गए थे तो ही मुझे प्रेगनेंसी हो गई थी, मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मैंने ये सोचा कि जब ये खबर सुरेश को पता चलेगी तो सुरेश खुश हो जाएगा और सुधर जाएगा। लेकिन सुरेश और भी गुस्सा होने लगा। सुरेश बोला कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। मैंने बोला कि सुरेश यह तुम्हारा बच्चा है और इसे भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है, इसको ख़राब क्यों कराना। लेकिन सुरेश मेरी बात नहीं सुनता। सुरेश की माँ मेरी तरफ से सुरेश को डांटती फटकारती थी, लेकिन सुरेश अपनी माँ को भी नहीं समझता और नहीं सुनता। सुरेश का कहना था कि मैं अभी अपने शादी को 2 साल एंजॉय करूँगा और मैं जब चाहूँगा तब मुझे बच्चा हो जाएगा और मैं जब चाहूँगा तब मुझे बच्चा नहीं होगा। इसके बाद मुझे बच्चा चाहिए, अभी बच्चा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मैं इस बच्चे को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन सुरेश के जिद के कारण मुझे इस बच्चे को खोना पड़ा। सुरेश मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले जाने लगा, लेकिन मैं और मेरी सास ने बहुत मना किया, लेकिन सुरेश नहीं माना। जब मैं डॉक्टर के पास नहीं गई तो सुरेश घर पे ही मेरे साथ मारपीट करने लगा। उसने मुझे इतना मारा कि मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई और जब मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाया गया तो डॉक्टर ने बोला कि आपका बच्चा अब ख़त्म हो चुका है और आपके अंदर कोई ऐसी गड़बड़ी हो चुकी है जिससे कि आप कभी माँ नहीं बन सकती हो। उसके बाद मैंने सुरेश से कभी बहुत 2-4 महीने तक बात नहीं की। सुरेश भी मुझसे बात नहीं किया। 2-4 महीने बाद सुरेश मुझसे बातें करने लगा। इसके बाद सुरेश मुझे पता नहीं कौन सी दवाई खिलाता था और बोलता था कि इससे बच्चा नहीं होगा। अब मेरी भी बच्चे से दिलचस्पी ख़त्म हो चुकी थी। सुरेश कई बार मेरे ऊपर हाथ भी उठा चुका था। इसी बीच जब हमारी शादी को 2 साल हो गए तो मेरी सास का देहांत हो चुका था। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और सुरेश तो बिल्कुल ही हो गया था। लग रहा था कि उसकी भी लगाने वाला नहीं, उसका ही था। लेकिन मेरी सास एक काम अच्छा करके गई थी कि जितनी भी प्रॉपर्टी थी वह मेरे बच्चे के नाम करके गई थी, क्योंकि सुरेश को नशे की लत लग गई थी। इस दुनिया में बच्चा आएगा उसके नाम से और सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी और सुरेश को कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो यह सारी प्रॉपर्टी सरकार की हो जाएगी और सुरेश को केवल अपना खर्चा पानी के लिए ही पैसा मिलेगा। इसके बारे में जब सुरेश को पता चला तो सुरेश को बच्चे को जल्दी होने लगा। जब मुझे यह बात की खबर हुई कि सुरेश इतनी जल्दी बच्चा क्यों करने के लिए जिद कर रहा है तो मुझे पता चला कि जो हमारी प्रॉपर्टी है वह मेरी सास ने मेरे बच्चे के नाम से करके गई है। तब मुझे पता चला कि यह सुरेश कितना स्वार्थी था। अचानक से गाड़ी रुकी और सुरेश गाड़ी का गेट खोला। गेट खोलने के बाद सुरेश धड़ाम से दरवाज़ा बंद किया गाड़ी का और घर का दरवाज़ा खोलने लगा और मैं धीरे से गाड़ी से उतरी और घर में जो ही एंटर किया सुरेश ने मुझे कस के पकड़ा और बिस्तर पर लिटा दिया और उसने मुझे बोला कि मुझे बच्चा चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में और मैं तुम्हें फिर से उस डॉक्टर के पास कल लेकर जाऊंगा और तुम्हें उस डॉक्टर से अपना चेकअप कराना पड़ेगा। मैं सुरेश के गुस्से वाली लाल लाल आंखें देखकर बिल्कुल डर गई थी और सोचा कि अगर सुरेश की बात नहीं मानूंगी तो सुरेश यहीं पर मुझे जान से मार डालेगा। तो मैं भी सुरेश के हाँ में हाँ भर दिया। जब सुबह हुआ तो सुरेश मुझे फिर से उस डॉक्टर के पास ले गया। मैं जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर धीरे से
देखकर मुझे मुस्कुराया और मुस्कुरा के बोला कि बेड पर लेट जाओ। जब मैं बेड पर लेट गई तो हॉस्पिटल की लाइट और कमरे की लाइट बुझा दी गई। जब कमरे की लाइट बंद हो की कर दी गई तो मेरे दिल की धड़कनें और बढ़ने लगी। मैंने डॉक्टर से बोला कि लाइट क्यों बंद कर दी। डॉक्टर ने बोला कि मेरा इलाज करने का तरीका यही है। डॉक्टर बहुत ही करीब मेरे पास आ गया, मुझे एक इंजेक्शन लगाया और मैं बेहोश हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं कब से बेहोश हूँ। मैं कम से कम 3 से 4 दिनों तक बेहोश रही। जब मुझे होश आया तो मैंने उस डॉक्टर को बात करते हुए सुना कि आपका काम हो गया है, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट हो चुकी है। इतना सुनने के बाद मेरे पांव तले ज़मीन खिसक गए। मैंने डॉक्टर से पूछा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तब डॉक्टर ने बोला कि मैं आपके पति से बात कर रहा हूँ और आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। इतना सुनने के बाद मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे और मुझे सुरेश से नफरत होने लगी कि सुरेश कितना गिरा हुआ इंसान है कि एक प्रॉपर्टी के लिए अपनी पत्नी को ही दूसरे के हाथों बेच दिया, दे दिया। लेकिन मैं करती भी क्या। मैं चुपचाप आंसू बहाते हुए वहीं पड़ी रही। डॉक्टर मुस्कुराया और बोला कि अब आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और मैंने आपको प्रेग्नेंट कर दिया है। इतना सुनने के बाद मैंने उस डॉक्टर को भी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि कितना बदतमीज़ यह डॉक्टर था। लेकिन डॉक्टर की इसमें क्या गलती है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे पर गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे तैसे मेरा 9वां महीना पूरा हुआ और मुझे एक बेटा हुआ। डॉक्टर ने सुरेश को फ़ोन करके बताया कि आपको बेटा हुआ है। सुरेश उस समय ऑफिस में था। सुरेश खुशी के मारे अपनी ऑफिस में खूब एंजॉय किया और जब ऑफिस से निकला तो नशे के लत में चूर था और गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज़ थी और गाड़ी की स्पीड और तेज़ होने की वजह से और हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचने की वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया से अलविदा कहा गया। जिस बच्चे की लालसा में, जो जी प्रॉपर्टी की लालसा में उसने मेरे साथ यह सारी गलत काम किया, हरकतें की, उस बच्चे का मुंह सुरेश 1 मिनट के लिए भी नहीं देख पाया। सुरेश अपने आप भगवान सा था। सुरेश बोलता था कि मैं चाहूँगा तब मेरा बच्चा, जब नहीं होगा तब मेरा बच्चा नहीं होगा। लेकिन सुरेश यह भूल जाता था कि ऊपर वाला जो चाहेगा वही होता है। ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता है। सुरेश की अंतिम कार्यक्रम सभी लोग ने मिलकर किया, लेकिन मुझे सुरेश के मौत पर तरस आ रही थी और मेरी आंखों से एक आंसू नहीं आ रहे थे। सभी लोग समझ रहे थे कि सुरेश की मौत की वजह से मैं पत्थर बन चुकी हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यह इंसान मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दिया था और मेरी अपनी माँ की दी हुई बातें याद आ रही थी कि थोड़ा पढ़ लिख ले, अपने पैर पे खड़ी हो जाएगी तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कि माँ जो बोलती है उस बात को माननी चाहिए। यह बात मुझे बार बार याद आती है और जब याद आती है तो मुझे मेरे आंखों से आंसू आते हैं और मैं सोचती हूँ कि काश उस समय पढ़ लिख लेती और सुरेश जैसे जल्लाद इंसान के साथ मुझे 4 से 5 साल नहीं रहने पड़ते और इसके जुल्म नहीं सहने पड़ते, क्योंकि सुरेश मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाता रहा। अब मैं अपने बच्चे के साथ काफ़ी खुश हूँ। मेरी सास जितनी भी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे के नाम की थी वह सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल चुकी थी और प्रॉपर्टी इतनी थी कि मैं अपने बच्चे का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर सकती और अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा सकती थी। मेरी सास के नाम से बहुत सारी प्रॉपर्टी थी जो कि अब मेरे बच्चे और मेरे नाम से हो चुकी थी। उन सारी प्रॉपर्टी से मैंने अपने बच्चे के साथ फिर से जीना शुरू किया और अपने बच्चों के साथ रहने लगी। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी, यह कहानी से क्या सीख मिली, आप लोगों को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग और आपका दिल से धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।